बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम समाअत की बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल किल्लत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम, चेयरपर्सन ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम अदालत में पेश हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये भी बताएं बहरान का मामला वजीर आजम के इल्म में कब लाया गया, अदालत की जानिब से सवालात किए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जब तक जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। बज़ाहिर लगता है ऑयल माफिया ने फायदा उठाने के लिए पेट्रोल शॉर्ट किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले यकूम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाया करती थी। गुज़श्ता माह 26 जून को ही कीमतें बढ़ाकर माफिया को अरबों का फायदा पहुंचाया गया। अटॉर्नी जनरल ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की तजवीज दे दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ा अफसर है, ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी चलाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अदालत के तलब करने पर आता भी नहीं। मैं मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस के बारे में भी फैसले में लिखूंगा। मिसगाइड करने की कोशिश की गई तो याद रखें मैं फौजदारी जज हूं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पता है कि मुतालिका फाइल को कहां से निकलवाया जा सकता है। अदालत मामले पर कमीशन के लिए नाम तजवीज करेगी, फैसला हुकूमत ने करना है। ऐसा कमीशन चाहिए जो आजम खान से बासपोर्स भी कर सके। अदालत ने कहा यह ना हो मुझे अपने ऑर्डर में लिखना पड़े कि यह बैड हुकूमत की इंतहा हो गई है। इस हमाम में सबके कपड़े उतारे जाएंगे। हमें मुतमईन ना किया गया तो लिख दूंगा हुकूमत की बैड गवर्नेंस की इंतहा रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर हुकूमती सतह पर बैड गवर्नेंस हो तो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मुझसे कुछ छुपाया गया तो फिर मैं किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस ने बाज़ बता दिया। चीफ जस्टिस का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कमीशन के नाम तलब कर लिए हैं। अटॉर्नी जनरल के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी बता दिया है। जी हां, अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कमीशन में मजबूत लोग चाहिए। हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो ऑर्डर लिख दूंगा। क्या ये गुड गवर्नेंस है? इस्तफसार किया गया। हुकूमत की मौजूदगी में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। अदालत ने कहा चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोले। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये कहा गया चेयरपर्सन ओगरा या तो सच बोलो और गवाह बने या फिर मुलजम बन जाए। हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ओगरा समेत दीगर फरीकैन को आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोल किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की गई है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने कहा कि ऐसा कमीशन चाहिए जो आजम खान से भी बास पुरस कर सके। ये ना हो मुझे अपने ऑर्डर में लिखना पड़े कि ये बैड हुकूमत की इंतहा है। इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। हमें मुतमिन ना किया गया तो लिख दूंगा हुकूमत की बैड गवर्नेंस की इंतहा रही। अगर हुकूमती सतह पर बैड गवर्नेंस हो तो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मुझसे कुछ छुपाया गया तो फिर किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने पर गौर। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कमीशन के नाम तलब कर लिए हैं। अटॉर्नी जनरल के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने वाज़ेह बता दिया है। मुझे कमीशन में मजबूत लोग चाहिए, यह भी बताया है। हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो ऑर्डर लिख दूंगा। क्या ये गुड गवर्नेंस है, ये सवाल किया जाएगा। हुकूमत की मौजूदगी में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ है। अदालत ने कहा कि चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोले। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि चेयरपर्सन ओगरा या तो सच बोलकर गवाह बने या फिर मुलजिम बन जाए। हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। हाईकोर्ट में कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने कमिश्नर और डीसी अफसरान के अदालती इख्तियारात बारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इंतजामी अफसरान को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब तलब किया गया है। दरख्वास्त मंजूर हुई तो वजीर आला से सबको तौहीन अदा कर नोटिस दिलवाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या तमाशा बनाया हुआ है, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अब्दुल अजीज पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस मोहम्मद
محمد قاسم خان نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ پنجاب ملک عبدالعزیز پیش ہوئے ہیں۔ کمشنر ڈی سیز کس قانون کے تحت جوڈیشل اختیار استعمال کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ سیکشن 14 میں ترمیم کر کے کیسز کی سماعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ ملک عزیز عوان کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ عدالتی استفسار پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ ملک عبدالعزیز عوان نے قوانین کا حوالہ بھی دیا ہے۔ لا افسر آپ دوبارہ 14A پڑھیں۔ چیف جسٹس کا لا افسر سے مکالمہ، جبکہ عدالتی حکم پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ بار بار استفسار کے باوجود ایڈیشنل ایڈوکیٹ تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ کیا تماشا بنایا گیا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا اور کہا گیا کیا تماشا بنایا ہوا ہے، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں۔ ٹریفک وارڈنز کے آئے روز جھگڑوں سے سی ٹی او بیزار ہو گئے ہیں۔ سی ٹی او نے وارڈنز کو تھانوں میں استغاثہ دینے سے روک دیا ہے۔ معمولی نوک جھوک پر وارڈنز کی جانب سے شہریوں پر مقدمات کی بھرمار تھی۔ متعلقہ ڈی ایس پی کی اجازت کے بغیر شہری کے مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ کسی بھی جھگڑے یا وقوعے کا جائزہ خود ڈی ایس پی لے گا۔ سی ٹی او حماد عابد کی جانب سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ٹریفک وارڈنز کے آئے روز جھگڑوں سے سی ٹی او بیزار ہو گئے ہیں۔ سی ٹی او نے وارڈنز کو تھانوں میں استغاثے دینے سے روک دیا۔ معمولی نوک جھوک پر وارڈنز کی جانب سے شہریوں پر مقدمات کی بھرمار تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ متعلقہ ڈی ایس پی کی اجازت کے بغیر شہری کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے عابد چودھری سے۔ جی عابد، بتائے گا کیا معاملہ پیش آیا؟ جی بالکل، شہر میں آئے روز ٹریفک وارڈنز کی جانب سے معمولی نوک جھوک پر شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے پر سی ٹی او بیزار ہو گئے ہیں۔ سی ٹی او کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اب کسی بھی ٹریفک وارڈنز کی جانب سے تھانے میں شہریوں کے خلاف استغاثہ یا مقدمہ جو ہے درج نہیں کروایا جائے گا۔ مراسلے کے مطابق سی ٹی او کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب کسی بھی معاملے کی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی اور وقوع ہوتا ہے تو اس پر متعلقہ ڈی ایس پی جو ہے وہ موقع پر جائے گا، مکمل تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا ہے یا نہیں۔ البتہ اس سے پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شہر کے مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر شہریوں اور ٹریفک وارڈنز کے درمیان اگر معمولی نوک جھونک ہوتی تو اس کے بعد ٹریفک وارڈن شہری کے خلاف متعلقہ تھانے میں استغاثہ دے دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلان بھی کیا جاتا تھا، جس کے بعد شہری کے خلاف مقدمہ درج ہوتا تھا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں ٹریفک وارڈن جو ہے وہ سارا دن جو ہے مقدمہ درج کروانے میں، استغاثہ دینے میں یا شہری کے خلاف کارروائی کرنے میں مصروف ہو جاتا تھا، لیکن پیچھے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا تھا۔ لیکن اب سی ٹی او کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا جس میں کہنا ہے کہ شہریوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے متعلقہ ڈی ایس پی اور سیکٹر انچارج جو ہے موقع پر پہنچے گا۔ اس والے سے ٹریفک وارڈن سے تحریری طور پر شکایت لی جائے گی اور تحقیقات مکمل ہونے پر ٹریفک وارڈنز یا جو متعلق ہوگا اس کے خلاف کارروائی کرنے کے استغاثہ دینے سے روکا گیا ہے۔ بہت شکریہ عابد چودھری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ لاہور پولیس کی جانب سے 15 کالز پر صرف 28% مقدمات درج ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے 72% شکایات پر ایف آئی آر درج ہی نہیں کی جاتی، رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ شہر کی 6 ڈویژنز میں 7725 افراد نے 2 ماہ کے دوران 15 پر کال کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پکار 15 پر موصول کالز میں صرف 2175 شکایات پر مقدمات درج کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی، بتائے گا کیا فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا ایمرجنسی کوئی بھی ہو تو پولیس کی جانب سے ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے 15، اس پر کال کی جاتی ہے اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پولیس کے موقع پر پہنچنے کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آ رہا، چونکہ بہت ساری ایسی کالز ہیں جن کو کاغذی کارروائی میں نہیں لایا جاتا۔ پولیس کے 2 ماہ کے ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف 27% جو سنگین جرائم کی کالز ہیں، جو کہ قتل، ڈکیتی قتل، راہزنی، چوری سمیت دیگر جو حساس مقدمات ہیں، ان کی صرف 27% کالز پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یعنی 7725 جو کالز ہیں وہ لاہور کی 6 ڈویژنز میں موصول ہوئیں، جس میں صرف 2100 کالز پر مقدمات درج کیے گئے۔ اگر ڈویژن وائز بات کی جائے تو لاہور پولیس کی جو سٹی ڈویژن ہے وہاں پر 1614 کال موصول ہوئیں، جس میں 471 پر مقدمات درج کیے گئے۔ کینٹ ڈویژن میں 1435 کال موصول ہوئیں، 319 پر مقدمات درج کیے گئے۔ سول لائن ڈویژن میں 714 کال موصول ہوئیں، 214 پر مقدمات درج کیے گئے۔ اقبال ڈویژن میں 828 کال موصول ہوئیں، 317 پر مقدمات درج کیے گئے۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 1413 کال موصول ہوئیں اور 337 پر مقدمات درج کیے گئے، جبکہ صدر ڈویژن میں 1700
25 कॉल्स मसूल हुई और 510 पर मुकदमा दर्ज किए गए। अफसरान को ये देखना होगा कि क्या सिर्फ ऐसी सहूलियात देने से आवाम को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, बल्कि पुलिस को शहरियों की जितनी कॉल्स हैं उस पर कागजी कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करने चाहिए और उसके बाद फैसला किया जाना चाहिए कि शहरी आया गलत थे या ठीक। लेकिन 77% कॉल्स में ये बात सामने आ रही है कि पुलिस खुद ही तसल्ली देकर कागजी कार्रवाई में लाए बगैर उन कॉल्स को फारिग कर देती है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताते चले कि पुकार 15 पर मौसूल कॉल्स में सिर्फ 2175 शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर नजरियाती इख्तिलाफात और नोक झोंक इस कदर बढ़ गई है कि बात कत्लो गारत तक पहुंच चुकी है। चंद रोज कबल काहना में 3 अफराद को भी महज सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने पर कत्ल कर दिया गया। सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं अहम केसेस पर कार्रवाई का इख्तियार सीटीडी को देने की तजवीज विफाकी हुकूमत को दे दी गई है। मामूली इख्तलाफात, नाजेबा कमेंट, गाली गलोच और धमकियां बिलाखिर नौबत कत्लो गारत तक पहुंचने लगी। समाजी राब्तों के लिए बनने वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल कुछ ऐसे हुआ कि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे शुरू होने वाली लड़ाइयाँ मौत की वादी में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। काना में चंद रोज पहले फेसबुक पर कमेंट्स करने पर झगड़ा शुरू हुआ और फायरिंग के नतीजे में 3 दोस्त कत्ल हो गए। गुज़िश्ता साल ताजिर शेख चन्ना को कत्ल करने वाला मुलजिम रवाश भट्ट भी मुखालफिन को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकियां देता रहा। रवां साल फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए और मुलजिमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई। पुलिस हुकाम सोशल मीडिया को संगीन जराइम में सहूलतकार के तौर पे तस्लीम तो करते हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, आइए ये भी जानते हैं। जब इस तरह को सेक्टेरियन इश्यूज, टेररिज्म से रिलेटेड को इंसाइटमेंट या कोई ऐसा हो तो उस पर इमीडिएटली सीटीडी को लेना चाहिए एक्शन और उनको इसकी लीगल पावर होनी चाहिए। इसी तरह अगर क्राइम से रिलेटेड हो तो उसका फोकल पॉइंट या नोडल पर्सन एक आपको लॉ एनफोर्समेंट के अंदर देना चाहिए जो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले सके। तो इस पर हमने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अपनी इनपुट जो है वो हाईएस्ट लेवल तक गवर्नमेंट में दी है। सोशल मीडिया पे दहशत फैलाने वालों में ज्यादातर नौजवान नस्ल मुलविस है, जिनके साथ साथ जराइम पेशा अनासर भी माशरती बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। सोशल मीडिया संगीन जुराइम में सहूलतकार का किरदार अदा करने लगा। संगीन जुराइम की रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस ने अहम तजवीज दे दी है। सोशल मीडिया पर संगीन जुराइम की रोकथाम के लिए इदारों को इख्तियारात देने की तजवीज दे दी गई। पुलिस या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे को इख्तियारात दिए जाए, ये तजवीज दी गई है। बिल्कुल, मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट या इजहार पर सीटीडी को कार्रवाई करने की तजवीज दी जा रही है। मजीद तफसीलात इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इरफान बताएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सोशल मीडिया संगीन जराइम में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और ये कहना है CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद का। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें सोशल मीडिया पे जो चलने वाली दुश्मनियां थी उन्होंने मौत की वादी में जाके उनका अख्तिताम हुआ और इसी वजह से लाहौर पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो फायरिंग की वीडियोस अपलोड की जाती हैं या उसके साथ साथ वेपन शो करने के साथ साथ जो कमेंट किए जाते हैं ऐसे जिसमें गालम गलोच या सेक्टेरियन किस्म की हो, तो उनके ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से CCPO लाहौर का कहना है क्योंकि लाहौर पुलिस की डोमेन नहीं है सोशल मीडिया, तो इस हवाले से अब वफाक को एक तजवीज़ भिजवाई गई है जिसमें यह मरासला लिखा गया है कि ऐसी जो साइबर क्राइम के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हों जिसमें सेक्टेरियन हो या क्राइम के हवाले से, तो उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों में उनको इख्तियारात दिए जाएं या पुलिस को इख्तियारात दिए जाएं ताकि पुलिस उसके ऊपर वर्किंग कर सके और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सके। पुलिस की जानिब से रवां साल जो है अब तक 300 से ज़ायद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर हवाई फायरिंग की वीडियोज़ अपलोड की गई या उन्होंने वेपन शो किया। लेकिन पुलिस की तरफ से जो मुकदमात दर्ज किए गए उनमें सोशल मीडिया जो है उसको नहीं रखा जा सकता क्योंकि पुलिस की डोमेन में नहीं था और ये काम साइबर क्राइम का था। लेकिन साइबर क्राइम की जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की जाती क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उनको कोई कंप्लेन नहीं होती उतनी देर तक वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो लाहौर पुलिस की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और लाहौर पुलिस की तरफ से ये वफाक को तजवीज़ भिजवाई गई है कि सोशल मीडिया पे जो क्राइम एक्ट। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तजावीज़ के हवाले से अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ताहम खबर शामिल करेंगे। पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारे 15 सितंबर से मुकम्मल SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले तालीमी इदारे
15 सितंबर से SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया है। बिल्कुल अहम और बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए बड़ी खबर आई है। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है, जबकि स्कूल स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत का 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएंगे, इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है मुकम्मल SOPs के साथ ही स्कूलों को काम करने की इजाजत दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला सामने आया है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि तमाम SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आ गई है जिसका था सबको इंतजार। स्टूडेंट्स थे परेशान, वालिदैन भी थे परेशान कि कब होगा स्कूलों का आगाज, कॉलेजेस का आगाज, यूनिवर्सिटीज का आगाज। अब हो जाएगा 15 सितंबर से बाकायदा तौर पर आगाज। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करना यकीनी होगा। स्कूल स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे SOPs के मुताबिक खोलने का फैसला किया गया है। शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी की जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी समेत तमाम स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए बड़ी खबर है ये कि हुकूमत ने 15 सितंबर से तमाम मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। अब यूनिवर्सिटी समेत तमाम स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। जी हाँ, तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा। हतमी फैसला कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी समेत तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा और मुतालिका SOPs पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई, खाना पीना सोना सब महंगा। पेट्रोल, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल गरीब की पहुंच से दूर चली गई है। पंजाब हुकूमत जिला इंतजामिया सरकारी निकनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ठप हो चुकी है। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,09,100 रुपए तक पहुंच गई हैं। ईद कुर्बान से पहले ही टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज की कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने आया है। बात करेंगे हसन अली से। हसन अली, एक के बाद एक महंगाई का बम गिराया जा रहा है, अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे अब बकरा ईद करीब आ रही है तो जो मसाले की सब्जियां जिनको कहा जाता है, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इसके साथ साथ हरी मिर्च, हरा धनिया शामिल है, इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो होता जा रहा है। ना सिर्फ सब्जियां बल्कि अगर हम दीगर अशिया की बात करें तो चीनी, जैसे कि हुकूमत की जानिब से उसकी कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में चीनी जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त नहीं हो सकी। इसके साथ साथ आटे का जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत हुकूमत की जानिब से 860 रुपये मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 1050 रुपये में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वजह से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक सब्ज़ी फरोश भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं। जी, ये बताइएगा कि कीमतें अब जैसे जैसे ईद आ रही है, कीमतें सब्ज़ियों की, जो मसाले की सब्ज़ियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बाकी चीज़ों की महंगाई है। जी सर, पीछे मंडी में बहुत महंगाई हो रही है, सौदों को हाथ नहीं लगाने दे रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ी है मंडी में। टमाटर यही 20-30 रुपये किलो था, अब टमाटर 100 रुपये किलो हो गया इधर मंडी में, यानी कि जो चीज़ 20 रुपये की थी वो 50 है। अब जब तक पीछे बड़े जाके कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल किसी हाल में भी नहीं हो सकता। अगर हुकूमत जितना जोर दिल कर लगा ले, अब हम छोटों को पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहले बड़ों को जाके पकड़े, फिर जाके छोटों पे आए। अगर बड़े उधर जाके कोई शक्ति होगी तो इधर जाके कोई काम होगा। अगर हमें सस्ता नहीं मिलेगा तो हम सस्ता किसी हाल में भी नहीं बेच सकते। बेसिक गवर्नमेंट के मुलाजिम जो भी हैं वो वक्ती तौर पर आते हैं, जुर्माना करके चले जाते हैं, 500,000 जुर्माना करके चले जाते हैं, वक्ती तौर पे आते हैं। गवर्नमेंट के मुलाजिम और कोई काम कर नहीं सकते, कंट्रोल कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब खरगोश में जिंदगी गुजार रहे हैं। हसन अली हमारे तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक सब्जी फरोश जो शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही मौक़िफ़ है, उनका यही कहना था कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। जबकि अगर दीगर अशिया की कीमतों की बात की जाए तो आटा जो है
وہ اس کی قیمت حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی. چینی کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, اگر ان کی بات کی جائے تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی عوام کو صرف سستے داموں چینی جو ہے وہ حضر علی ہمارے ساتھ بھی موجود رہے گا. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان عبدالی, ان سے بات کریں گے کہ سونا جو ہے وہ کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. شہزاد بتائے گا, سونا کیا ڈائمنڈ کی جگہ لینا چاہ رہا ہے, آخر کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے؟ اور جی بالکل, اس وقت ہم صرافہ بازار میں موجود ہیں اور صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں آئے روز سونے کی قیمتوں میں نئے ریکارڈز مرتب ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ 2 روز کی اگر بات کریں تو گزشتہ 2 روز کے دوران سونے کی قیمتوں میں 2400 روپے کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا, اور اس کے بعد اب صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے وہ 1,09,100 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھی جا رہی ہے. اور اسی طرح 22 کیرات فی تولہ سونے کی بات کریں تو اس کی قیمت بھی 99,275 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو جیولرز برادری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ پاکستانی کرنسی کا مسلسل ڈی ویلیو ہونا ہے, کیونکہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے. 100 روپے سے ڈالر کی قدر بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب 166 روپے 80 پیسے تک ڈالر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کی یہ بڑی وجہ ہے, اور اس کے علاوہ بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر بھی سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, جس کے باعث سونا جو ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ایک لگژری آئٹم ہے. اس کے علاوہ اگر عام اشیاء ضروریہ کی بات کریں جن میں چینی اور آٹا شامل ہے تو آپ خود دیکھیں چینی کی قیمت پنجاب حکومت کی جانب سے 70 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی, اور باقاعدہ اس حوالے سے شہزاد خان عبدالی اور حسن علی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. مہنگائی کا راج برقرار ہے, اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. دوسری جانب بلند ترین سطح پر سونا بھی پہنچ چکا ہے اور سونے کی اونچی اڑان کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جبکہ شہر میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. دھرم پورہ کے رہائشیوں کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قوت خرید بھی ختم ہو چکی ہے. تفصیلات جانیے فرحان یامین سے. جی فرحان, بتائے گا کیا کہتے ہیں شہری؟ اس وقت میں دھرم پورہ کے علاقے میں موجود ہوں, جہاں پر جو مکین ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ مکین موجود ہے. جیسے بقرعید ہے, معافی ایک دفعہ پھر سرگرم ہو گئے, خاص طور پر جو ٹماٹر, پیاز, ہری مرچ, اس کا ریٹ بہت زیادہ کر دیا. یہ جب بھی عید آتی ہے اسی طرح کرتے ہیں یہ حکومتیں. جب بھی آتی ہے حکومت جب سے آئی اس طرح کی بھی کسی کو سہولت میسر نہیں ہے. جب سے یہ لوگ آئے ہوئے آج تک کسی کو کوئی چیز بھی سستی نہیں ملی. جو وعدے کیے انہوں نے. آج آپ نے جو ٹماٹر لیا وہ کتنا؟ ٹماٹر 120 روپے کلو لے کے آؤں, ابھی 50-60 روپے کلو پیاز مل رہا. ابھی یہ جتنی بھی سبزیاں جو عید کے دنوں میں استعمال ہونی ہے تو وہ پہلے ابھی عید کو 20-25 دن پہلے ہی مہنگی کر دی انہوں نے لوگوں ہونا شروع ہو گئی ہے. خاص طور پر جو سبزیاں, جو ہرا مسالہ ہے وہ جو بقرعید کے گوشت یا دیگر جو پکوان ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. میرے ساتھ اور بھی مظاہرین موجود ہیں. آپ بتائیے گا کہ اتنی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے, ریٹ لسٹ جاری کرتے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہو رہا. ہر چیز مہنگی دے رہے ہیں. ماہ رمضان میں آگے ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں. ہر چیز جو بھی لینے چل جائے مہنگی ملتی ہے. پہلے 400-500 میں ہانڈی پک جاتی تھی, اب وہ نہیں پکتی. اب 1000 روپے لگ جاتا ہے ہانڈی میں. جو چیز لینے جائے وہی مہنگی. پیاز اچھا, ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے حکومت, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے؟ نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہو رہا. چینی تو مل ہی نہیں رہی. یوٹیلیٹی اسٹور پہ انہوں نے 70 روپے کے ریٹ لگایا ہوا ہے. 2 ہفتے سے یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہم چکر لگا رہے ہیں لیکن چینی نہیں مل رہی. اچھا, آج آپ نے جو ہرا مسالہ ہے وہ کتنے روپے فی کلو کے حساب سے لیا, اور پچھلے دنوں میں کتنا فرق پڑا اندازہ ہے؟ بھائی ہر شے مہنگی ہے. کتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی ہر شے مہنگی ہے. کوئی شے نہیں لیتی, نہیں کوئی چیز سستی نہیں ہے. میرے ساتھ اور بھی مظاہرین موجود ہیں, آپ بتائیے گا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ حکومت نہیں ہے, یہ حکومت اندھی ہو گئی ہے بھائی. ہم یہ جیسے کرونا آیا, ہم مانتے ہیں کرونا آ گیا, یہ کرونا کا ہمیں یہ بتائیں ہمارے مفت چیزیں دینی چاہیے ہمیں کہ یار کرونا آیا, بیماری میں بندے کام پہ نہیں جا رہے, مفت دے دو. ہم تو دور میں. اچھا, آپ بتائیے گا عید الاضحیٰ آ گئی ہے, ہرا مسالہ جو ہوتا ہے جو خاص طور پر جو گوشت یا پکوان استعمال تو مہنگا ہو گیا. وہ تو مہنگا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں کام کاج کر کچھ نہیں رہے. یہ 20-20 ہزار کا جو بل بھیج رہے ہیں, 30 ہزار کا 20 ہزار کا بل آ رہا. مہنگائی سے تنگ جو دھرم پورہ کے رہائشی اس وقت مظاہرہ کر, ان کا کہنا ہے کہ بقرعید کے آمد کے ساتھ ہی اس طرح کا احتجاج ہے. فرحان یامین, بہت شکریہ آپ کا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, کیٹل مینجمنٹ کمپنی کا مویشی منڈیوں کے لیے نیا بزنس ماڈل متعارف کرایا گیا ہے. پارکنگ فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا.
मंडियों से गैर कानूनी चारा पॉइंट्स खत्म करवाकर बिडिंग के जरिए लगवाने का फैसला किया गया है। ऑपरेशनल अखराजात की मद में 2 करोड़ 9 लाख की मंजूरी। मवेशियों की एंट्री फीस की कलेक्शन शफाफ बनाने के लिए दाखिली और खारजी रास्ते भी बेहतर करने का फैसला किया गया है। मजीद क्या प्लान तरतीब दिया गया है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट ने कैटल मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी जो है इसका नया बिजनेस मॉडल मुतारफ करवा दिया है और इस बिजनेस मॉडल के तहत जो मवेशी मंडियों में जो कि इस कंपनी के तहत चलाई जा रही हैं वहाँ पर बड़े जानवर की एंट्री फीस 500 रुपया मुकर्रर की गई है, जबकि छोटे जानवर की एंट्री फीस 100 रुपया मुकर्रर की गई है। इसके अलावा इसके बोर्ड कंपनी के बोर्ड का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ और इन तमाम तरह नए मॉडल पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुशावरत जो है वो की गई, जिसमें अहम फैसले जो हैं वो भी किए गए और ये कहा गया कि इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर आउटसोर्सिंग की जाएगी और आउटसोर्स करके ये तमाम तर एंट्री फीस जो है ये इकट्ठी की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो भी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी वहाँ पर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बेहतर किया जाएगा ताकि जो कलेक्शन है एंट्री फीस की उसको मजीद शफाफ बनाया जा सके। इसी हवाले से ये भी बोर्ड के इजलास में फैसला किया गया है कि जितने भी चारा पॉइंट्स मंडियों के अंदर गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जाएगा और इसी हवाले से बिडिंग के जरिए जो है वो नए चारा पॉइंट्स जो हैं वो लगवाए जाएंगे ताकि इससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। इसके साथ ही साथ पार्किंग फीस के हवाले से भी अहम मशावरत जो है वो की गई और बाकायदा मशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि मंडियों की पार्किंग फीस में किसी किस्म का कोई इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा, कैटल मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा और इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया। आवाम को बल्दियाती सहूलियात की ऑनलाइन फराहमी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बल्दिया ऐप का टेस्ट रन शुरू कर दिया। बल्दिया ऐप का इफ्तिताह 14 अगस्त को वजीर आला पंजाब खुद करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान। हुकूमत की जानिब से आवाम को बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक सहूलियात की फराहमी के लिए बल्दिया ऐप तैयार करने का फैसला किया गया था, जिसके लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मैंडेट दिया गया था कि वो उस पर काम करें। ज़राए का ये कहना है कि बल्दिया ऐप पर काम तकरीबन हतमी मराहिल पर पहुँच गया है और आइंदा चंद दिनों में इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट रन PITB ने शुरू कर दिया है, जिसमें जो अपने ऑफिसरान हैं महकमा बल्दियात के PITB के उनको ये लिंक शेयर किया गया है कि वो उसमें अगर कोई फीडबैक देना जाए उसमें रजिस्टर एंट्रीज़ करें, अगर उसमें कोई खामी मौजूद है तो PITB को बताया जाए और अगर इसमें किसी एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो उससे आगाह किया जाए। तकरीबन 1 माह तक इसका टेस्ट रन चलेगा और मुमकिन तौर पर 14 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद आवाम को ऑनलाइन वो तमाम सहूलतें मैसर होंगी जिसके लिए उनको पहले अपने यूनियन काउंसिल्स या मुतल्लिका दफातर में जाना पड़ता था, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है। उस तरह के जितने बल्दियाती निज़ाम के मुतल्लिक सहूलियात है वो उनको ऑनलाइन फ्राहम की जाएगी। इस हवाले से 3 महकमों को आपस में लिंक किया गया है। एक तो लाहौर समेत पंजाब भर के जो 455 मकामी हुकूमतें हैं उनको इस ऐप पर इंटरलिंक कर दिया गया है। कोई भी शख्स किसी भी शहर में बैठकर एंट्री करेगा तो उस पर एक जगह पर इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर पंजाब खुद बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। रेहान, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब आज असेंबली की ज़ेरे सदारत तामीर इमारत का दौरा करेंगे। इसी हवाले से आपको बताते चलें ज़ेरे तामीर इमारत का आज दौरा किया जाएगा। अली अकबर बताइएगा इस दौरे के हवाले से। परवेज लाई और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है आज पंजाब असम्बली का दौरा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई और वज़ीर आला पंजाब जो सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली की जो ज़ेरे तमीर इमारत है उसका भी दौरा करेंगे और जायज़ा लिया जाएगा कि ये तमीराती काम जो है कब कहाँ तक मुकम्मल हो गया। स्पीकर की जानिब से जो है हदायत की गई है कि इस इमारत को जो है जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। तमाम कोशिश ये की जा रही थी कि इस इमारत को जो है जून तक मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन जून में ये मुकम्मल नहीं हो सकी और जिन अफसरान की वजह से कोताही हुई है या इसमें ताख़ीर हुई है, स्पीकर की जानिब से यह भी हदायत की गई है कि इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब आज पंजाब असम्बली की जो ज़ेरे तमीर मस्जिद है उसका भी दौरा करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर एक जलास भी होगा जिसमें जो है वो आइंदा का लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम को 50 लाख घर मिले या ना मिले, लेकिन अवामी नुमाइंदों को रहने के लिए लग्जरी कमरे जरूर मिलेंगे। बात करेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी, बताइएगा।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई थी तो उन्होंने इस बात का वादा किया था कि बल्कि उनके मंशूर में शामिल था कि वो आवाम को, शहरियों को 50 लाख घर बना के देंगे। अब वो वादा तो मालूम नहीं कब पूरा होगा, लेकिन जो उनके अवामी नुमाइंदे मुंतखब होके इन असेंबलियों में पहुँचे हैं उनके लिए लग्जरी स्वीट्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। पंजाब असेंबली का जो हॉस्टल है वो कम पड़ गया था अरकान असेंबली के लिए और उसका मयार भी उस तरीके का नहीं था बकौल अरकान असेंबली के। इसलिए पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि MPA हॉस्टल जो है उसकी तोसी की जाएगी और तकरीबन जो तखमीना लगाया गया है नए हॉस्टल की तोसी के लिए उसके मुताबिक तकरीबन ये 2 अरब 34 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है जिससे नया MPA हॉस्टल बनाया जाएगा। लग्जरी स्वीट्स बनाए जाएंगे और ये जो स्वीट्स बनाए जाएंगे ये तकरीबन 104 कमरों के ऊपर मुश्तमिल होंगे। जो पहले MPA हॉस्टल है उसके अंदर 60 कमरे मौजूद हैं, जबकि इसको साथ नथी करने के लिए एक और पीपल्स हाउस जिसको कहते हैं जहाँ पे अरकान असेंबली ठहरते थे। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मौसम की बात भी हो जाए। जुमेरात के रोज सूबे के बेशतर जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरबूत रहेगा। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। जुलाई का मौसम बड़ा अजीब सा है। कहा यह जाता रहा कि लाहौर में बारिशें होंगी जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में, जिससे मौसम अच्छा होगा। प्रेडिक्शन तो काफ़ी ज़्यादा की गई लेकिन लाहौर में उस तरह से बारिश नहीं हुई। पहले हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ बारिश हुई है, जबकि बादल लाहौर में एंट्री डालते हैं और शाम के औकात में यहाँ से निकल जाते हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से फिर ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज भी सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। हवाएं चल रही हैं और आज शिमाल मगरिब से आने वाली हवाएं लाहौर में हो सकता है कि बारिश बरसाएं। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 जबकि कम से कम 30 रहने का इम्कान है। इसी तरह से आज और कल के रोज़ हो सकता है कि लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो जाए, जिससे न सिर्फ लाहौर के मौसम पर अच्छे असरात होंगे बल्कि आने वाले हफ्ते में भी कहा यह जा लाहौर में 15 जुलाई के। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।